बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ईद उल फितर के बाद जो मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है उस पर फोकस करेंगे। क्या अपोजिशन अलायंस बन पाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वो पूरी हो पाएंगी? और एक तरफ अपोजिशन अलायंस बनाने जा रही है, एहतजाज की बात कर रही है, और दूसरी तरफ कौम और रियासत को दहशतगर्दी का एक बड़े संगीन चैलेंज का सामना है। और वो मुतकाजी है कि तमाम सियासी सोच और फिक्र रखने वाली सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं, वो सर जोड़कर बैठे और इस अफरीद का तोड़ निकालने के लिए लाए अमल पर इत्तेफाक का इजहार करें। क्या ये वक्त इकट्ठे बैठने का है, सर जोड़ने का, या फिर एहतजाज करने का और एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा होने का है? साथ में यह भी आज की नशिस्त पे हम सवाल रखेंगे कि अवाम किस चीज में दिलचस्पी रखती है। सियासी जमातों की कारकर्दगी जो इस वक्त इक्तदार में भी हैं, तमाम बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज विफाक और पंजाब में है, पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में है, क्या वो दिलचस्पी रखती है कि गवर्नेंस बेहतर हो या एहतजाज में शामिल होने में दिलचस्पी रखती है? ये वो नुकात है जो हम आज की नशिस्त में उठाएंगे। हमने एक नुमाइंदा पॉलिटिकल पैनल तश्कील दिया है इन मौजूआत के एतबार से। उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया है टीवी वीडियो लिंक पर कैसर अहमद शेख साहब ने, जो विफाकी वजीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड। आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सच में वक्त देने के हवाले से। हमें ज्वाइन किया नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूं। रजा हारून साहब का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, हुकूमत को दोहरे चैलेंज का सामना दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में कुर्बतें बढ़ रही हैं। कल हमारे शो में सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे कि इस सिलसिले में मुस्बत डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कनास के इशू में बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार किया, बल्कि ढके छुपे अल्फाज में धमकी भी लगा गए। तो क्या कहेंगे? एक तरफ जो आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ है उनका चैलेंज है, वो एहतजाज का सोच रहे हैं, आपके खिलाफ इकट्ठ बनाने का सोच रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं। कैसर शेख साहब, देखिए, हमारी हुकूमत नहायत नामुसाइब हालात में हुकूमत संभाली है और कोई आसान काम नहीं था कि क्योंकि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के घेरे में था और हमने ऑल आउट एफर्ट की है। देखिए, IMF से 25 प्रोग्राम हुए हैं, 25 प्रोग्राम। सिर्फ एक प्रोग्राम मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जो कामयाब हुआ है और मुकम्मल हुआ है, और ये अभी कामयाब हो रहा है जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आसान काम नहीं है। बड़ी हुकूमतें आई हैं, बात करना बहुत आसान होता है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उन्होंने 25 प्रोग्राम किए, हर प्रोग्राम में वो अधूरा छोड़ के चले गए। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत है और हमारी जो मुआशी टीम है उसने कामयाबी से ये देखिए सेटिस्फाई किया IMF को, और उन्होंने ये जो उनका अभी आया था रिव्यू मिशन, उसने भी उसको सेटिस्फेक्शन अपनी का इजहार किया और हमें फर्दर लोन मिल रहा है। देखिए, मुल्क के जो मसाइल हैं उसमें दिगर गूँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग बड़े मुश्किलात में गुजर रहे हैं, जो कि महंगाई है, जो आलात बिजली के बिल हैं और जो स्कूलों की फ़ीसें हैं। मैं जब अपने इलाकों में जाता हूँ देखता हूँ कि वो बेचारे तकलीफ़ में हैं, लेकिन हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें काम नहीं करने दिया गया और हमें हमारे पाँव को जमाने नहीं दिया गया और वो उखेड़ने की कोशिश की गई, तो इसमें कोई भी आके इस मुल्क को संभालने के लिए अच्छी पोजीशन में नहीं है। ये तो अपना लाए अमल दे, अपना प्रोग्राम दे, कोई बताए कि उसके पास क्या स्कीम है। खा मखा का नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है वो फेवर में नहीं है। और पीपल पार्टी तो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ ही जमात है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और मैं महसूस करता हूँ 3 पार्टियाँ, बड़ी पार्टियाँ, हर अलग अलग सूबे में उन बरसर इक़्तिदार हैं, उन्होंने वहाँ पे पॉपुलैरिटी ली है। अपना रिजल्ट देना। KP की पिछले 12 साल से KPK में 12 साल से PTI की हुकूमत है। इसी तरह पिछले 16 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है सिंध में। मैं सिंध में भी रहता हूँ, कराची, हालांकि मैं चंडियोट से इलेक्ट होता हूँ, मेरा होम टाउन है, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ सड़कों की हालत क्या है, यहाँ पे जो बिजली की हालत है, पानी माफिया है यहाँ। तो हम अपना इसी तरह KPK में हम देखते हैं कि क्या हो गया। बातें तो उन्होंने बहुत की थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ सूरत हाल है, जो वहाँ महंगाई है, जो बजट उनका कामयाब नहीं हो रहा, उनका डेफिसिट है।
तो तमाम पार्टियों को अपने अपने मसाइल, अपने अपने सूबों में अपने मामलात को हल करना है। और ये सिर्फ किसी के मुखालफत कर देना, जो सही काम कर रही है पार्टी, उसको काम नहीं करने देना, तो मुल्क के 25 करोड़ लोग का मामला है। और दहशत गर्दी की जो हवा है उसको संभालना है, उसका मुकाबला करना है। हमें मिलजुल के काम करना है, अदरवाइज हमारे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत आपने अहम नुकात उठाए हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप एपीसी बुलाने का भी सोच रखते हैं, उसका इंदिया भी दिया है आप लोगों ने ईद उल फितर के बाद। साथ में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, अगरचे बीच में थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब अपना तड़का लगाते हैं हल्के की सियासत का। जानना मैं चाह रहा हूं मौलाना फजल रहमान से जो आप लोगों ने उम्मीदें जोड़ी हुई हैं, वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? आप लोग आदी हैं खुद से फैसले कर रहे हैं कि सुबह एक फैसला शाम दूसरा फैसला, अगर अलायंस में जाते हैं फिर तो फैसला मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब, इनकी मर्जी और मंशा से होगा। नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। एक तो आपको सब देखने वालों को ईद की खुशियां मुबारक हो, और मेरी दुआ है ये मुतबरक सातें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के बसने वाले लोगों के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले लोगों के लिए, और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों के लिए ये सातें हकीकी हो जाएं, मुस्तहकम हो जाएं, और हम सब खुशियों की जो तलाश में वो खुशियां में मिल जाए। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो गुज़श्ता 3 साल से बदतरीन हुकूमती जबर का शिकार रही। इसके बावजूद हमें इंतखाबात में भी फकीदुल मिसाल कामयाबी हुई। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी फर्द या किसी जमात से उम्मीद है। हमें अल्लाह की ज़ात के बाद पाकिस्तान की आवाम से उम्मीद है, और पाकिस्तान की आवाम हर चीज़ से वाकिफ़ है। कैसर अहमद शेख साहब बड़ा संजीदा, खूबसूरत और शाइस्ता नाम है PMLN का। मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा मुतक़िद हूँ, लेकिन जो ये गुफ्तगू बतौर मुझे यकीन, मैं अगर नहीं भूल रहा तो ये चेयरमैन थे कि फिनांस कमेटी के नेशनल असेंबली के, तो उस वक्त जो ये गुफ्तगू फरमाया करते थे। आज जाहिर हुकूमत में है, इन्होंने हुकूमत को सेफ्टी देनी है, लेकिन मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करूंगा। इन्होंने जो अपने हल्के के हवाले से गुजारिश की, फरमाया कि जी जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ तो लोग बदतरीन तकालीफ का शिकार हैं। वो बिजली के बिल हों, वो पेट्रोल की कीमतें हों, वो बच्चों की स्कूल की फीसें हो, और हर शोबे ज़िंदगी। और जब अनवार साहब हुकूमतें एक तो अवाम से उनका ताल्लुक ना हो, वो खला में होती है, और वो हुकूमतें जो फिर अवामी मसाइल को सिर्फ अपनी तकारीर में टेकअप करती है, वो एड्रेस करती है उनको अपनी तकारीर की हद तक। प्रैक्टिकली जब तक ग्राउंड पे वो चीजें नजर ना आए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अवाम को किसी भी तहरीक की जरूरत है। पाकिस्तान की अवाम हालत तहरीक में है। जब रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अपने पोलिटिकल अपोनेंट्स के घरों पर अटैच किए जाएंगे, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जाएगा। एक तरफ बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में हमारा बैरून मुल्क बैठा दुश्मन, हमारे पड़ोसी हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की तरजीह क्या है? अपने सियासी अपोनेंट्स की जुबान बंद। और अपोजिशन की तरजीह क्या है? आप जरा अपनी भी तरजीह बताएं ना। जी हाँ, हमारी तरजीह है कि इस मुल्क में वो हुकूमत आए, इस मुल्क में अवाम हुकूमत करे, अवाम राज करे। तो आप हुकूमत में है ना खैबर पख्तूनख्वा में, उसको तो अमन अमान कायम रख लेना। जहां हुकूमत मिली है वहां पर भी तो डिलीवर करे ना। अच्छा, वहां आप क्या समझ रहे हैं वहां डिलीवर नहीं हो रहा? सर ये हो रहा है, जो दो धमाके होते हैं, रोजाना धमाके होते हैं। जो जितना केपी ने फेस किया 20 साल उस दहशतगर्दी के स्पेल को, और जो वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां की सारी लाइफ थी, वो सारी तबाह हाल थी। किसने बदावा करना है? आप लोग 12 साल से इख्तिदार में, आपने बदावा कर रहे हैं ना। रजा हारून साहब या कैसर शेख साहब ने तो नहीं करना ना सर। देखिए, बात मैं आपसे गुजारिश करूं, हम जो कुछ कर रहे हैं उसी की वजह से अवाम ने हमें 3 बार मुंतखब किया है। केपी की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने रिपीट किया हो। आप लोगों की हक राय दही की जो सलाहियत है और उनका जो शऊर है, उस पर तनकीद जरूर कर सकते हैं, उसे बिल्कुल आप सबूताज नहीं कर सकते। अगर केपी के लोगों ने, आप भी खुद केपी से हैं, केपी के लोगों ने अगर 3 बार एक जमात पर एतमाद किया, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने किया, तो क्या वजह थी? ऐसे हुक्मरानों की जो दावा तो ये किया करते थे जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी कि जी हम IMF को गिरवी रख दिया इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने IMF को बेच दिया पाकिस्तान। आज वो IMF से लोन मिलने पर इतनी खुशी के शादियाने बजाते हैं, तो मुझे बतौर पाकिस्तानी तो अफसोस के अलावा मैं कुछ और नहीं कह सकता। सर उसके अलावा कोई हमारे पास हल भी तो सजेस्ट करे ना। देखें, रजा हारून साहब को भी शामिल करते, सिर्फ अफसोस का इजहार नहीं करा, इसका मुतबादिल हल देना है। आप लोगों ने भी कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे, नहीं जाएंगे। इख्तिदार में आए तो लग पता चल गया, छठे महीने आप लोग चले गए। अब
शौकत तरीन साहब जो हैं वो दोबारा उन्होंने रीनेगोशिएट भी करने की कोशिश की, बार कैब उससे फिर आप लोगों ने बात भी उनकी नहीं मानी। रजा हारून साहब बताइएगा, आप भी इक़्तिदार में 16 साल का जिक्र किया कैसर अहमद शेख साहब ने, सर कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाए? ईद उल फितर के बाद आपने गुफ्तगू सुनी जो टोन और टेनर है नदीम कुरैशी साहब का, उनकी बाज़ नुकात में बड़ा वजन भी है, लेकिन कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस से हम आगे बढ़ सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑफर की अपने गुड ऑफिसेस कि वो दोबारा से किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे 26वीं आईन तरमीम के वक्त किया था। सलामती जो कमेटी का इजलास था पार्लिमानी कौमी सलामती का, उसको दोबारा मदू किया जाए और नदीम कुरैशी साहब की जमात और अख्तर मेंगल साहब और दीगर जो काबरीन है बलूचिस्तान और केपी के, उनको उसमें मदू किया जाए। इस पर किरदार अदा करेंगे, लेकिन आप तो खुद भी ज़रा मोतरज़ हैं कैनाल्स के इशू पे हुकूमत से, मामलात आगे कैसे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ईद उल फितर के बाद? सबसे पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को, आप तमाम जो यहाँ प्रोग्राम में बैठे, कैसर भाई, नदीम भाई, अनवर भाई, आपको, आपके सारे स्टाफ को ईद की दिली मुबारकबाद। खैर मुबारक सर। देखें, दो तीन तरह के इश्यूज होते हैं और दो तीन तरह के फोरम्स होते हैं। कुछ इश्यूज होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के जी, कुछ इशू होते हैं जो सूबाई इंपॉर्टेंस के होते हैं, गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, गवर्नेंस के मामला होते हैं। दोनों को अलग अलग देखना होगा। बिल्कुल। जो नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है वो हमारा सोवरेनिटी का और सिक्योरिटी का इशू है। दहशतगर्दों का हमला हो रहा है, दहशतगर्दी की लपेट में हमारे दो सूबे हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। उस इशू के ऊपर हम सबको मुत्तफिक होना ही होना है। कोई चॉइस नहीं है किसी सियासी पार्टी के पास, वो आइसोलेशन में अलग खड़ी हो जाए, एक अपनी अलग दुकान बना ले। हमें हर हाल में उसका कंसेंसस डेवलप करना है, इसलिए कि जो दहशतगर्दी कर रहा है उसका बुनियादी मकसद भी हमारे अंदर तफरका डालना और इख्तिलाफ पैदा करना है। जब वो इसमें कामयाब हो जाएगा तो 50% वो जीत जाएगा और हमें उसकी इस कामयाबी को नहीं, उससे कामयाब नहीं होने देना। बिलावल भुट्टो साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि पहली NSC की मीटिंग में कुछ जमातें व वजू अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात में शरीक नहीं हुई, मैसेज अच्छा नहीं गया, तो उस मैसेज को दुरुस्त करने के लिए, कंसेंसस के अंदर मोर पावर लाने के लिए, उसमें और ताकत लाने के लिए, उसमें इत्तेहाद के अंसर को शामिल करने के लिए बिलावल साहब ने ये ऑफर की है कि तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे, उनको भी राजी करेंगे, अचकज़ई साहब से भी बात करेंगे और सबसे बात करने के लिए वो तैयार, उनकी ऑफर है। तो मैं समझता हूँ ईद के बाद मैं देखना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश होगी कि इस ऑफर का रिस्पॉन्स आए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और अगला NSC का इजलास जल्द से जल्द हो, क्योंकि जितने दिन हम निकालते चले जाते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात रुकते नहीं हैं। हमें एक मजबूत पॉलिसी भी चाहिए और हमें रियासत के उदाहरण के पीछे सियासी कुव्वतों का इत्तेहाद चाहिए, तभी रियासत के इदारे जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। वंस आप दहशतगर्दी से निमट लेंगे, उस दौरान ये तमाम जो छोटे इश्यूज होते हैं इनको रेज जरूर करें, लेकिन ये फिर इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। चाहे वो कैनाल्स का इशू हो या कोई और इशू हो, वो अपनी इंपॉर्टेंस उनकी अपनी जगह है और वो वॉइस भी रेस होता है, लेकिन ये दोनों को आप एक साथ मिला के प्लीज ना देखें। बस सर, पाकिस्तान तहरीक साहब तो मशरूत आमादगी का इजहार करती है ना। रजा हारून साहब लास्ट टाइम भी इन्होंने नाम दिए थे, फिर उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, वो ना हो पाई, इन्होंने उसमें अदम शिरकत की। अब खुद APC बुलाने जा रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। क्या पीपल्स पार्टी उसमें शरीक होगी? और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मैदान में उतर रहे हैं कि वो आमादा करने जा रहे हैं, तो इनकी तो जो मशरूत हैं, जो शराइत हैं, उन पर फिर अमल किया जाएगा? गुफ्तगू में होगा। पहले तो जो ऑफर है वो इसीलिए है कि अलग से कोई भी फोरम लगना, वो बेशक APC का हो या कोई और फोरम हो, वो हमारे अंदर तफरीक को वाज़े तौर पर साबित कर देगा। इस बात को समझें। और हमारी किसी भी तरह की तफरीक की शक्ल जाना नेशनल इश्यूज के ऊपर अच्छे साइन नहीं है। Exactly. मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के दोस्त नजरसानी फरमाएं। हमारे जो फजल रहमान साहब हैं वो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, वो उस इजलास में बैठे हुए थे, वो इस वक्त इनके साथ गुफ्तगू शुनीर कर रहे हैं, वो अपना रोल प्ले करें। दीगर सीनियर सियासतदान जो हैं इनके साथ बैठे, शाहिद अब्बासी साहब हैं, अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब हैं, वो सब इस बात को समझें कि ये इस मौके पे हुकूमत के सामने या पार्लिमान के सामने, पार्लिमान के फोरम के सामने एक पैरेलल फोरम क्रिएट करना वो कंफ्यूजन है। वो रियासती इदारों के लिए वो जो एक सपोर्ट होती है सॉवरेनिटी की, इंटेग्रिटी की, यकजेहती की, वो नजर नहीं आएगी। सिर्फ एक इतनी सी वो है, ख्वाहिश है कि ये सब लोग एक जगह बैठ जाएं। इसीलिए बिलावल साहब ने कहा कि अगर जरूरत, और वज़ीर आज़म साहब ने इसको सेकंड किया है जी, अगर जरूरत पड़ी तो कौमी सलामती का और इजलास बुला लेंगे, कोई हर्ष थोड़ी है इसके अंदर। Exactly. वहां आए और वहां आकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो गुजारिशात हैं, जो तजावीज़ हैं, जो तबसरे वहां फरमाएं, ताकि वो एक नेशनल पॉलिसी डेवलप हो जाए ना वहां पे। तो मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, नर भाई, अच्छे की उम्मीद रखूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ बानी तहरीक इंसाफ से कि वो एक कौमी हीरो रहे। हमारे जब क्रिकेट खेलते थे हमारे कौमी हीरो रहे,
वो कभी ऐसा नहीं होगा, उनका फैसला कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेशनल इश्यूज के ऊपर कोई अलग से कोई स्टांस में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आपने मुस्बत गुफ्तगू की। कैसर शेख साहब, इन्होंने गुफ्तगू की, रजा भाई ने, मौलाना फजल रहमान साहब किरदार, कल कामरान मुर्तजा साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हम किरदार अदा कर सकते हैं अगर मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत कहे। हमारी गुडविल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आजकल अच्छे ताल्लुकात हैं, महमूद अचकजई के साथ भी, अख्तर मेंगल साहब के साथ भी, और जो शायद खाका नवाजी साहब, इलामा राजा नासिर अब्बास साहब। तो क्या हुकूमत, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, अगर फजल रहमान साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करें तो आपका एक बेहतर नशिस्त हो सकती है जो मानी खेज। और मैं टोटली एग्री करता हूं कि अगर दोबारा भी कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए तो जरूर बुलाया जाए। कल हमारे शो में खुर्रम दस्तगीर साहब भी थे, वो कह रहे थे इस इजलास को भी बुलाया जाए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को भी तलब किया जाए, जो बहुत हाईएस्ट एपेक्स डिसीजन मेकिंग फोरम है। कैसा साहब क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, इस वक्त इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। कौमी सलामती का इजलास बिल्कुल बुलाना चाहिए। अगर एक जगह पीटीआई नहीं आई, देखिए 2014 के धरने में जब वो धरना दे रहे थे और उस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो खुद इमरान खान साहब ने वो धरना ख़त्म कर दिया और कौमी मफाद में वो आके उन्होंने शिरकत की, उसमें मुश्तरका लाएअमल बना। और हमने आज क्यों नहीं बन सकता? आज हमारा मुल्क जो है बड़ी तकलीफ में है और हमें हमले, और ये सारे मुल्क के लिए परेशान कौन है? किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये तो हमारे 25 करोड़ आवाम के लिए एक तशवीश का मकाम है कि बार बार हमारे बहादुर जवान शहादतें दे रहे हैं और दिलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें उन्हें इनकरेज करना है ना हर सूरत में, और उनके लिए एक लाएअमल बनाना है कि उनको सपोर्ट करना है, तो ये तो कोई मौका नहीं है कि यहाँ इख्तलाफ करें। मौलाना फजल रहमान मुल्क के बिल्कुल के लिए वो हमेशा अपनी तजावीज़ देते हैं और हमारे PDM के सरबराह रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ऑफ़र दी है और वो फौरन कबूल कर ली गई है, गवर्नमेंट कबूल कर ली है कि वो तो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं हुकूमत का। इस वक्त इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि पहले सबसे पहले हमने दहशत गर्दी को और मुल्क में जो मुनज़्ज़म ये दहशत गर्दी और ये जो हमारे बॉर्डर से और उस पर उनको हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके लिए हार्ड स्टेट बनाना है। हमने अपने आप को सख्त करना है, उनका मुकाबला करना है और इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत है पूरे मुल्क को। हुकूमत तभी कामयाब हो सकती है। देखिए हुकूमत जो होती है मुल्क के लिए काम करना है उसको, और जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो ये उसके बाद हम जो शरायत है वो आप लोग मानेंगे? पॉलिसी पे इख्तिलाफ हो सकते हैं। कैसर शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शरायत होती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। एक जगह पर इनके रहनुमा कह रहे थे कि उनको पैरोल पे छोड़कर उनको भी शिरकत करवाई जाए या वीडियो लिंक के थ्रू वो भी उनकी भी राय ली जाए। ये तो शरायत के साथ आना पसंद करेंगे ना, वो शरायत पर आपके लिए काबिल कबूल होंगी? देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही तो ऑफ़र की है ना कि मुझे मौका दें, उनको वो आगे आना चाहते हैं तो बातचीत होगी, उसमें शराइत के ऊपर भी डिस्कस होगा। देखिए बातचीत में डिस्कस होता है, कोई चीज़ मानी जाती है कोई नहीं मानी जाती है, तो आउटकम होता है। मैं तो कुछ नहीं बता सकता ना, मैं इस पोजीशन में हूँ, लेकिन बातचीत होने में हमेशा मैंने ये अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि जब हम टेबल पे आते हैं ना और बातचीत करते हैं तो फ़ायदा ही पहुंचता है हर पार्टी को। ये बात सही, हर एक के लिए विन विन सिचुएशन होती है। और ये तो मुल्क की सलामती का सवाल है, तो ये पॉलिटिशियन का काम क्या होता है? पॉलिटिशियन तो लोगों को जोड़ने में, उनके मामलात को सुलझाने में, वही पॉलिटिशियन का आर्ट ही यही है। और क्या हमारा आर्ट है? हम हज़ारों लोगों से लाखों लोगों से मिलते हैं और उनके मुख्तलिफ ख्यालात को समझते हैं ना अपना, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है अपने मुल्क के लिए। आखिर हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, देखें कितनी बड़ी जमहूरियत लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो इख्तलाफ होते हैं, उनके यहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जाते जिस हद तक हम चले गए। एक दूसरे से ना इतनी रंजिशें कर लेना या ऐसी चीज़ कि हम बैठे ही नहीं मिलके, तो ये मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी अच्छी उनका आइडिया है। वो मिले बैठे और डिस्कस करें तमाम पार्टियों से। मौलाना फजल रहमान तो मुहिब वतन पॉलिटिशियन है, ठीक सर, सारे मुहिब वतन है। नदीम कुरैशी से मैं आपसे आज बड़े लर्नेड गुफ्तगू आप करवा रहे हैं, बड़े हमारे कोलीग जो है ना बड़े लर्नेड गुफ्तगू कर रहे हैं। बस ये आप चाह रहे हैं कि नदीम कुरैशी साहब हार्ड ना होना, सॉफ्ट ही रहे ना। नदीम कुरैशी साहब आप देख लिया कैसे शेख साहब बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं। अच्छा ये मुझे बताएगा, ये तो लाइटर साइड पे थी,
नदीम भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर आप लोगों की जमात को अप्रोच करते हैं, आप लोगों का कोई पॉजिटिव रिस्पांस होगा? क्योंकि आप लोगों की, जैसे कैसर शेख साहब ने कहा, हमारे यहाँ ये एक हकीकत है, सियासी तनाव जो है वो सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन हमारी दुश्मनी सी बन गई है, एक दूसरे से हाथ मिलाना या जो है वो प्रेजेंटीज एक्सचेंज करना, उससे भी मोतरज होते हैं। बिलावल साहब अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो उसकी कोई पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी आती है, और आप लोग जो APC बुलाएंगे, हुकूमत को भी दावत देंगे और पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि आप लोग भी इनिशिएटिव ले रहे हैं ना। देखिए अनवार साहब, हुकूमत तो अपना काम कर चुकी। मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब मैंने हुकूमती सलामती कमेटी की मीटिंग देखी और मैंने उसमें एब्सेंट पाया सादिक सुंजरानी साहब को, खालिद लांगू साहब को, जाम कमाल साहब को, अख्तर मेंगल साहब को, महमूद अचकजई साहब को, मैं एज ए पाकिस्तान। जाम कमाल तो वफाकी वजीर है ना, उनकी नुमाइंदगी तो हो रही थी ना एक तरह से, वो तो खुद वफाकी वजीर है। चले वो वहां मौजूद नहीं होंगे, लेकिन मैं जाती तौर पे क्या पता हो, मैं जिस वक्त फिजिकली मेमोरी नहीं है, फर्स्ट मिनिस्टर हो सकते हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि मीटिंग्स की बजाय जब तक हम रूट कॉज को जो उसका जो रूट कॉज है उसको तलाश नहीं करेंगे, शायद हम उस मसाइल को उसकी तरफ हल ना कर सकते। क्या रूट कॉज है आपके ख्याल में, जो है उस नशिस्त पे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं ना आप लोग रूट कॉज? सबसे ज्यादा अहम चीज जो इफेक्टेड एरियाज हैं, बलूचिस्तान के लोगों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। अब वहां JUI जमीयत-उल-उलमा पाकिस्तान और वहां जमीयत अहले हदीस और PMLN और MQM ये बैठकर, मतलब ठीक है उनका बैठ रहा, मैं इसको तो बुरा नहीं समझता, लेकिन हुकूमत के पास अपर हैंड होता है, हुकूमत को स्टेप फॉरवर्ड जाना पड़ता है। हुकूमत चाहे तो अख्तर मेंगल साहब को दावत दी गई थी, आप लोगों को दावत दी गई थी, अब आप लोग नहीं आए तो उसके में क्या सर पे हल होगा? अनवर भाई एक मिनट दीजिएगा, जैसे आप बड़े खुशू से शेख साहब को सुनते हैं ना, मुझे एक ऐसे 20-30 मैं भी आप खुशी और खजू के साथ आपको सुनता हूं, फरमाइए। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम सब, बिल्कुल शेख साहब ने ठीक कहा, जब तक हम टेबल पर नहीं आएंगे, ठीक, हम किसी सूरत इन गंभीर मसाइल का हल नहीं कर सकते। कोई एक इदारा, कोई एक सियासी जमात, कोई एक फर्द इस कैपेसिटी में नहीं है इन मसाइल को हल कर सके। ये एक मसाइल तूफान की सूरत में बढ़ रहे हैं। आम आदमी जितना मुतनफिर है, आम आदमी जितना नाउमीद है हालात की खराबी की वजह से, उसकी उम्मीद और उसकी होप कौन देगा? हुकूमतें उनको होप देती है। लेकिन जहां हुकूमतें नियतन अपने अपोनेंट्स के सर कुचलने के लिए सरगर्दा हो, जहां टारगेट ये हो कि हमने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट की जिंदगी दोबर करनी है, मुझे कोई सियासी सवाल का जवाब देने पर तैयार नहीं है। भाई एक तरफ हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल हम हालत जंग में, और मैं आपको गुजारिश कर दूं, मैं पाकिस्तान के मुहाफिजों से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई मुहिब वतन कर सकता है। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल लोगों से होती है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन क्या जरूरी है कि इन्हीं दिनों में आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की जो ये सियासी नसबंदी करने पर तुले हुए हैं, क्या वजह है कि आपने सहाफियों को और अपनी जुबान से और अपने कलम से हक बताने वालों को मे भी आप उससे हक ना समझते हो सकता है वो आपके अंदाजे के मुताबिक ठीक ना कह रहे हो, लेकिन अपोनेंट राय को बर्दाश्त करना ये भी तो हिकमत है, ये भी तो वक्त का एक तकाजा है। मैं समझता हूँ अवल जरदारी साहब का जो आपने सवाल किया, अगर बिलावल साहब को स्टेप लेते हैं, संजीदगी से लेते हैं, मैं तो समझता था उनको, जरदारी साहब को, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को स्टेप लेना चाहिए था उस वक्त जब पॉलिटिकल वर्कर्स को जुल्म और ज्यादती का शिकार किया जा रहा था। मैं ऐसे पाकिस्तानी यकीन करें किसी एक शख्स से अगर उम्मीद रखता था ना उस वक्त, तो मैं आसिफ जरदारी साहब से रखता था कि शायद वो कुछ स्टेप लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश रही उन पूरे सियासी जराइम के दौरान जो तहरीक इंसाफ के साथ किए गए। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर बिलावल साहब खुलूस से, पॉइंट्स को के लिए नहीं, खुलूस से आगे बढ़ते हैं और फजलुर रहमान साहब खुलूस से आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी ऐसी बात है जो हल नहीं हो सकती? अगर तहरीक इंसाफ असेंबलियों का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ तमाम तर तहफ्फुज़ात के बावजूद इस निजाम के साथ चल रही है और हम स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कोई विंडो ओपन हो। पाकिस्तान चंद लाख लोगों का मुल्क नहीं है, ठीक है, इसके बेनिफिशियरी इस सारे सिस्टम का चंद लाख लोग जरूर हैं, ये हर शख्स को पता है, लेकिन 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल स्टेक पर है। कितनी तकलीफ की बात है कि आज हम अपने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आज हम 76 साल से सुनकर, मैं कम से कम बचपन से जवान और जवान से बुढ़ापे की तरफ शुरू हो गया जाना कि जी एहसास महरूमी है, जबकि कभी वहां जाम कमाल साहब वजीर आला रहे हैं, कभी बजिंजो साहब रहे हैं, अभी वहां सरफराज बुख्ती साहब है, वहां कोई पंजाब से तो कोई शख्स नहीं किया, ठीक कह रहे हैं, वजीर आला ना कोई सिंध से कोई वहां का गवर्नर बना है, वहीं की मकामी लीडरशिप 76 साल से वहां इक़्तिदार में है।
लेकिन जब वो वहां का इक़्तिदार इस्लामाबाद बैठ के एंजॉय करते हैं तो लोगों में एहसास तो महरूमी सर फिर होगा। ये तो आप लोग तो सर ये बसद एहतराम, फिर मैं चाहूंगा, मैंने आपकी सारी बात खुशी खजू के साथ सुनी, लेकिन आप जब मारंग बलोच के पीछे अपना वजन डालेंगे, आप ये सवाल अख्तर मेंगल साहब से करें, वो वजीरा रह चुके हैं, उनके वालिद ग्रामी रह चुके हैं अतौल्ला मेंगल साहब, आपके जो और महमूद खान अचकजई साहब के भाई जो है आपके दौरे हुकूमत में गालिबन, या कैसर शेख साहब के दौरे हुकूमत में गवर्नर रह चुके हैं, तो महमूद खान अचकजई साहब की जमात बलूचिस्तान असम्बली में है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, तो ये सवाल तो आप लोगों के आजकल अलाइज है ना, बड़ी कुर्बतें भी हैं, उनसे सवाल पूछे, ये सवाल तो आपका बनता है, मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन रजा हारून साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने सुना अच्छी गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा उनको उम्मीद पीपल्स पार्टी से है कि इनको दीवार से लगाया जा रहा है, जो क्लेम है नदीम कुरैशी साहब से, कैसर शेख साहब से भी मैं जानूंगा क्योंकि उनकी पंजाब में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की क्या राय है, कैसे सियासत में इख्तलाफ राय को हमेशा मलूज़े खातिर रखकर, मतलब वो इख्तलाफ राय की भी हदूद व कयूद हो, लेकिन उसको जरूर रखना चाहिए, मेरी तो ये जाती राय है, क्योंकि जमहूरियत नाम ही इख्तलाफ का है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, दुश्मनी में ना बदली जाए और ना ही ऐसी मादर पिदर आजादी हो कि कोई हदूद व कयूद ही ना हो। ओवरनाइट तो आपके पॉलिटिकल कल्चर में कोई चेंज आएगा नहीं, और खासतौर पर जब इतनी ज्यादा हम इख्तलाफात के हों कि हम पोल्स अपार्ट हों, 180 डिग्री पे दोनों खड़े हों, तो उस वक्त तो ये उम्मीद करना कि पॉलिटिकल कल्चर भी ठीक हो जाए, जमहूरियत भी पूरी तरह नाफिज हो जाए, किसी का कोई गम भी ना हो, किसी को परेशानी भी ना हो, तो फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं है ना। तो अगर कोई गम और परेशानी नहीं होगी तो फिर क्या मसला है, फिर तो सब मिलकर बैठ जाएंगे। बात ही सर देखें, मैं बड़ी एक बात करने जा रहा हूँ, नदीम भाई कैसर भाई बैठे सीनियर है हमारे, सर सियासी लीडर के कद काट का तो पता ही मुश्किल वक्त में चलता है। सियासी लीडर की फरासत का, उसकी फहम का, उसकी जमहूरी सोच का, उसकी क़यादत का तो पता ही मुश्किल वक्त, कड़े वक्त में चलता है जी। क्या वो कौमी सोच रखता है, क्या उसका कोई विजन है, या वो अपने पार्टी का लीडर है सिर्फ, या वो सिर्फ एक इलाके का एमएन है, या वो इलाके का एमपी है। एक नेशनल लीडर के तो काम कर, अब बिलावल भुट्टो साहब का मुझे बताए ना, गवर्नमेंट ने एपीसी कर ली, पार्लियामेंट में हो गई, खत्म हो गई थी बात, क्या जरूरत थी बिलावल भुट्टो साहब को ये बात जाकर करने की, किसी ने कहा तो नहीं था। लेकिन वो एक यंग लीडर है, एक नौजवान लीडर है, वो मुल्क को समझता है, वो तहरीक को समझता है, वो सियासत को समझता है, वो इस बात को समझ रहे थे कि एक मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात डिसएनफ्रेंचाइज हो गई, वो किसी वजह से आइसोलेशन का शिकार होकर दानिस्ता नादनिस तौर पे वो टेररिज्म के नैरेटिव को सपोर्ट कर बैठी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की, यंग लीडर ने, नौजवान लीडर ने जिम्मेदारी महसूस की, उन्होंने एक ऑफर की है कि आए भाई आप उनका भी हाथ पकड़े, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, हम हमारा हाथ पकड़े, कम से कम एक इस इश्यू पे जिस पे कि हमारी सियासी क़यादत को, अवामी क़यादत को, मकबूल क़यादत को, पार्लिमानी क़यादत को अपने रियासी इदारों के पीछे मुस्तहकम होकर खड़ा होना है जी। इसमें कोई दो राय हमारी होनी नहीं चाहिए। ये टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, ये सारे इश्यूज है ना नदीम भाई जो फरमा रहे हैं या और दोस्त फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल है जी। गम और गुस्सा हमारा भी है। पीपल्स पार्टी ने तो कल एहतजाज किया है ना, लेकिन वो एहतजाज दहशतगर्दी से ऊपर नहीं जा रहा, नीचे रख रहे हैं। भाई 6 कैनाल्स नहीं बननी चाहिए, फैसला है पीपल्स पार्टी का। कल जब लाहौर, साहिबवाल, भावन नगर परसों उसमें अप्रूव हुआ तो सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने एहतजाज किया कि भाई सक्कर टू हैदराबाद मोटरवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तानी तरक्की के लिए। आपने वहां रकम मुख्तस नहीं की, एक के इजाज में वहां मुख्तस कर रहे हैं। तो वो जिन फोरम्स पे उन चीजों को रेज करना है, उन फोरम्स पे रेज भी कर रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत है कौमी लेवल के ऊपर इकट्ठा होने की, हमें वहां पे इकट्ठा होना चाहिए। बहुत आपने अहम नुकता उठाए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो कैसर शेख साहब सामने ये नुकात रखेंगे और नदीम कुरैशी साहब, रजा हारून साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यूअर्स, वक्फा दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सिविल सोसाइटी के अरकान ने कश्मीर के समाजी, सकाफती और सियासी ताने बाने पर मोदी हुकूमत के हमलों की मुसम्मत की है। काबिज भारतीय हुक्म मकबूजा खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए ग़ालिबी क़वानीन के मनाफी इक़दाम कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की हिंदुत्व नवाज पॉलिसियाँ खित्ते में मुसलमानों की सकाफती, लिसानी और मजहबी शनाख्त को मिटा रही हैं। कश्मीरियों की जायदादों की गैर कानूनी जब्ती का मकसद
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व की बालादस्ती की राह हमवार करना है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जी वेलकम बैक। कैसर शेख साहब, नदीम कुरैशी साहब ने दोबारा दोहराया है कि इनको दीवार से लगाया जा रहा है, इनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही। आप तो हमेशा से, अभी आप गुफ्तगू भी कह रहे हैं टेबल टॉक होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप समझते हैं कि इनको ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए? एक हिस्बे इख्तलाफ है, गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, शेडो गवर्नमेंट होती है। पंजाब में इनका इक़्तिदार भी रहा है, अब अपोजिशन में है, वफाक में भी इक़्तिदार रहा है, अब अपोजिशन में है, खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है। ये जो गिला कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आप तो एक बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन और पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो बार बार शिकवा कर रहे हैं कि जी हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही। देखिए अनवारुल हसन साहब, आप एक तो आज बड़ी अच्छी डिबेट करा रहे हैं ना। रज़ा हारून साहब और नदीम कुरैशी साहब सीजन और बड़े लर्नेड बात कर रहे हैं जी। तो बात ये है कि ये तो सब इत्तफाक कर रहे हैं कि बगैर मिले हुए, बगैर कोई कंसेंसस बनाए मसले का हल नहीं निकलेगा। अब इनको तो कई मौके हम दे रहे हैं, हम इनको बार बार कह रहे हैं। मैं इनके खैरखा होने की वजह के होने से मैं इनसे कह रहा हूँ, देखिए कई मौके इनको मिल रहे हैं। हम इनको कई बार इनवाइट कर चुके हैं कि आइए आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आइए आप हमारे साथ बैठें। किसी एक मौके पे आप मुझे बता दीजिए पीटीआई खुद अपने उस समझ रही है कि लोगों की जो है ना उसकी पॉपुलैरिटी मिल रही है, हालांकि इससे देखिए इनको अपने अपॉर्चुनिटी को नुकसान कर रहे हैं। जहां ये बैठेंगे इनको दोबारा नेशनल स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। लेकिन अब बिलावल भट्टी जी, अब बिलावल भट्टो ज़ारी साहब ने बड़ी अच्छी ऑफर की है। अगर वो देखें ना, वो तो एक हुकूमत में मुस्लिम लीग है और पीटीआई ज़्यादातर मुखालफत हमारी कर रही है। अब बिलावल भट्टो ज़रदारी साहब ने एक अल्टरनेटिव ऑफर की है, उनको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेने चाहिए। और मेरा ये बिल्कुल, मैं वसूख से कहता हूँ कि ये तजर्बा है कि जहाँ भी आप बैठते हैं आपको कोई लेके उठते हैं, तो क्यों आप इस अपॉर्चुनिटी से नुकसान कर रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त ये तो सब मुतफिक हैं कि जो दहशत गर्दी हो रही है इसमें तो सब पार्टियाँ मुतफिक हैं। तो जब इस मौके पर बैठना, इसके पहले 2014 में मैंने हवाला दिया कि पीटीआई की लीडरशिप ने एक संजीदगी का मुजाहरा किया करके वो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए उन्होंने मुश्तरका मुतफिका एक लाए अमल बनाया। ये एक मौका है और मैं समझता हूँ इतना इख्तलाफ नहीं है, इतना नहीं है कि हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकें। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, असम्बली में भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर लें, वो ये नेशनल सिक्योरिटी में आके बैठ जाएं। कहीं ना कहीं उनको ये मुल्की जब वो असम्बलियों में शिरकत कर रहे हैं तो क्या वजह है कि उनको तो हम दीवार से नहीं लगाना चाह रहे। हम तो चाहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम पार्टी बने और इनका केपीके में इनकी हुकूमत भी है इस पार्टी की जी, और इनके अच्छी खासी अक्सरियत है असम्बली में, इनको वहाँ मौका मिल रहा है बातचीत करने का। अच्छा, ये आपने हम मैं आप दोबारा आपके तवज्जुह से इनको इन्वाइट करता हूँ कि ये कोई तला जो अपॉर्चुनिटीज है ना मिल रही, इनको अवेल करें। कहीं ना कहीं आप बैठ के मुल्क के मामलात में शिरकत करें। वैसे ईद ऐसा मौका होता है नदीम कुरैशी साहब जब लोग आपस में जुड़ते हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो नुकात उठाए हैं और जो रजा साहब ने बात की है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपको दोबारा अपने आप को रेलिवेंट करना होगा। इरेलीवेंट करके आप लोग बेखल में आगे मामलात नहीं बढ़ा सकते। आप समझते हैं कि जब ये डिस्कोर्स हो रहा है तो उसमें आप आएँ और फिर एक ही आवाज़ से बात सामने जानी चाहिए। हार्ड स्टेट की बात हो रही है तो उस पर फिर पीटीआई का बयानिया भी जो कौमी बयानी है उसमें जुड़ा हुआ हो तो बेहतर होगा। देखिए, इसमें विफाक की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ विफाक की जिम्मेदारी है, एक्सक्लूसिव सूबे की जिम्मेदारी है। तमाम इकाइयों की जिम्मेदारी, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर चलना होगा। ऑपरेशन करना है नहीं करना उसके फैसले भी मुशावरत से होने चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग अब तैयार हैं कि इस मेन पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे आप लोग शामिल हो जाएं या फिर बसद एहतराम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे रहेंगे? देखिए अनवर भाई, अगर आप करोड़ों लोगों की विश को, करोड़ों लोगों की ख्वाहिश को, करोड़ों लोगों की सोच को समझते हैं 1.5 ईंट की अलग मस्जिद,
तो मैं तो इस पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट से आई लव यू, प्रूव इट। ये मुंह से नहीं कहा जाता कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, साबित किया जाता है। रजा भाई साबित करना होगा आप लोगों के। एक जुमला अनवर भाई, एक जुमला जी करें। शेख साहब की और रजा भाई की भी बातें सुनने को बड़ी 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 मीठी, बड़ी सुरीली है, लेकिन क्या जो लोग एक्चुअल रूल कर रहे हैं, हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, या जो दो कोलिशन पार्टीज है, क्या वो मेरे इन दोनों भाइयों की सुन रही है? क्या प्रैक्टिकली तो ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं जैसे आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं मोहतरम, ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं जैसे आप पीटीआई के नुमाइंदे। ये 100%। देखिए, अमल जिन्होंने करना है, हमने देखना है ये अमल क्या है। जब हम गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक के साथ गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात की मेज पर थी, एन उसी वक्त साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह है, हमारी इत्तेहादी जमात है, उनके घर पे रेड हो रही थी। मैं बार बार ये दोहराता हूं कि जब आप गुड फेथ में आगे बढ़ते हैं तो चीजें बिल्कुल दूसरे को भी नजर आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ भलाई का, अच्छाई का, एहतराम का, खुश उसलूबी का सलूक करूंगा तो आप उसका गुड जेस्चर नहीं देंगे। ये दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। हम कुल्ली जुज़वी तौर पे तो एक बात करते हैं, जब हम कुल्ली तौर पे सारा स्पेक्ट्रम देखते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं समझता, जब ये पीडीएम में की सूरत में थे, फिर केटेकर गवर्नमेंट आई और ये दोबारा फिर हुकूमत बनी, मुझे नहीं नजर आया किसी जगह गवर्नमेंट ने कोई संजीदा स्टेप लिया हो। कैसे मुमकिन है कि आप सलामती कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं इतने बड़े इशू पर, और सादिक संजरानी साहब नहीं है जो 12-15 पता नहीं 20 साल या सेनेट के चेयरमैन रहे हैं, कोई साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सादिक संजरानी साहब का बार बार नाम ले रहे हैं आप, उसमें खसूसी दिलचस्पी रखते हैं, आप खुद क्यों नहीं शामिल थे? सवाल तो ये है, उमर अयूब साहब क्यों नहीं थे लीडर ऑफ द अपोजिशन? बैरिस्टर गौर साहब क्यों नहीं थे जो चेयरमैन? मैं आपको गुजारिश करता हूं सर, मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं बड़ा वाज़ेह हूं, मैं आपकी इस बात को ताना नहीं समझ रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया, लेकिन शामिल करना हुकूमत का काम था। आज लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी के खिलाफ इस सारी हालत जंग की जो कोई जिम्मेदारी बनती है किसी के कंधों पर, वो हुकूमत वक्त है। अपोजिशन साथ खड़ी होती है हुकूमत के तो एक ताकत बनती है, फिर वहां हुकूमत को वक्त। अच्छा, बिलावल जरदारी साहब एक स्टेप ले रहे हैं, मैं बड़ा खुशाइन समझता हूं। क्या ये शहबाज शरीफ साहब को नहीं ये बनता था? क्या शहबाज शरीफ के साथ जो गुजरा है सर, अगर मुझे याद पड़ता है, मैं कतक कलामी की माजरत, उमर अयूब साहब ने तकरीर की थी, आप लोगों ने डिमांड की थी, उस पर फिर स्पीकर साहब ने भी रोल अदा किया और नेशनल कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आप लोगों के 14 नाम मैंने खुद देखे, आप लोगों ने नाम दिए, उनमें मोहतरम सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब भी थे जो गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे। रात को 11:30 बजे उमर अयूब साहब ने एक्स पे, मैंने उनका बयान पढ़ा कि हमारी सुबह 11 बजे की मीटिंग से कबल इमरान खान साहब से मुलाकात कराइए, वरना हम नहीं जाएंगे। तो सारा कुछ तो तय हो गया था, लास्ट मिनट में चेंज हुआ ना। रजा भाई, व्हाट यू विल से? आप जी नदीम साहब पहले इसका जवाब देते, फिर रजा साहब जी बात कीजिए। मैं गुजारिश करूं, आप एक इतनी बड़ी, जब आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, हम सब देख रहे हैं, एक आग लगी हुई है, तो क्या वजह है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है, क्या इमरान खान साहब के बगैर इस मुल्क में सियासत मुकम्मल है? आपके मेरी डिबेट देख लें, हम 80% डिबेट यही कर रहे हैं। अगर उनसे मुलाकात करवा दी जाती, पहले तो उनको पैरोल पे आना चाहिए था, यहां से हुकूमत की संजीदगी की नजर आती। हुकूमत उनके फेयर से बाहर आए, इमरान खान के, हुकूमत इस खौफ से बाहर आए कि वो आएंगे तो पब्लिक सेंटीमेंट क्या कहेगा, लोग खुश होंगे इस बात से, पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा। अगर हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो पहाड़ों में जाकर बैठ गए हैं, तो क्या हम लोगों से बात नहीं कर सकते जो बारहा इस बात का इजहार कर रहे हैं? आप लोग इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे ना सलामती कमेटी में, रजा साहब क्या कहेंगे सर आप? जी, मेरा मानना यह है कि जो आपने सही बताया कि उस रोज जब इजलास हो रहा था तो ये नाम आ भी गए थे, कंफर्म भी हो गया था, और रात को मैंने बयान भी पढ़ा, शायद शेख वकास अकरम साहब का था, बिल्कुल, और कहा था कि हम लाजमी शरीक होंगे कल। उस वक्त तक जो है इमरान खान साहब से मुलाकात की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, वो तो नाम दे दिए गए और वो अग्री हो गए और उन्होंने ओके कर दिया। रात में कोई डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट जो है वो हम देख रहे थे, सोशल मीडिया की डेवलपमेंट है। बदकिस्मती से ये पार्टी जो है, नदीम भाई तो अच्छे लोग हैं, ये पार्टी इतना ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया यूट्यूबर्स के कि ये अपने रातों रात डिसीजन चेंज करते हैं, और वो डिसीजन रात को चेंज हुआ ट्रोलिंग की वजह से। इंतहाई अफसोस की बात है कि एक चीज पे पार्टी का कंसेंसस था, पार्टी का चेयरमैन जो इलेक्टेड चेयरमैन है इस वक्त, वो एक लिस्ट दे दे और रात को फैसला तब्दील हो ट्रोलिंग की वजह से, और शर्त रखी जाए। जी, शर्त में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ये शर्त पहले रख लेते, पहले मुलाकात कराते। और दूसरी बात ये, जब जाफर एक्सप्रेस का हादसा हो गया, सानिया हो गया, दहशतगर्दी का वाकया हो गया, तो कहीं ना कहीं तो पीटीआई की क़यादत सर जोड़ के बैठी होगी ना, जो बाहर लोग हैं इनके, या ये भी सियासी लोग हैं ना, सियासी लीडरशिप है कि मुल्क में इतनी बड़ी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, सर जोड़ कर बैठे,
मुझे तो इनके वो इजलास की खबर नहीं है कि ये बैठे भी हों, उन्होंने कुछ तय भी किया हो, कोई डिस्कस भी किया हो, कोई पॉलिसी भी बनाई हो। आप अगर फर्ज करें, मैं नदीम भाई से एक मेरा वो रिक्वेस्ट है कि अच्छा आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो क्या आप खाली हाथ जा रहे हैं? आपने कोई रिकमेंडेशंस, ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार भी किया बानी के सामने रखने के लिए, या सब कुछ जाके उनसे ही पूछेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी अफसोस की बात है कि एक कॉम्पिटेंट सियासी लीडरशिप है, चेयरमैन मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल मौजूद है, सीनियर लोग मौजूद हैं, हामिद रजा साहब जैसे लोग मौजूद हैं, क्या इन्होंने कोई प्रपोजल भी तैयार किया है बानी के लिए, या सिर्फ एक मुलाकात चाहिए, कोई हाँ या ना चाहिए उनसे? तो ये तो मेरे ख्याल में इनके पास वो भी रेडी नहीं है। मैं फिर ये कहूंगा कि जो आपको दिन मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऑफर की है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे अग्रीड है, हुकूमत अग्रीड है, इसको ऑलिव ब्रांड समझें, इसको आगे समझें कि आपको एक दफा फिर मौका दिया जा रहा है कि आए इस नेशनल इश्यूज पे अपने आप को आइसोलेशन में लेकर मत जाएं, अलग से ना बैठें। जो भी तजावीज हैं जो आपने तैयार की हैं, आपको बानी के पास जाना है, बानी के पास तजावीज ले जाए वो, लेकिन बानी भी तो आपसे पूछेगा ना। तुम हर बात मुझसे पूछने आ जाते हो यार, कोई एक्सरसाइज तो करते नहीं हो, कोई डिस्कशन तो करते नहीं हो, कोई ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार नहीं करते, एक बयान नहीं है सिवाय मजम्मत के, कोई बयान नहीं जिसमें हल पेश किया गया हो तरीके से आपके दोस्तों की जानिब से। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, आप एक इतना नॉन सीरियस पॉलिटिकल एटीट्यूड आप एक नेशनल ट्रेजेडी के बाद नहीं रख सकते। आप याद करें, जो मेरे भाई ने कहा ट्रस्ट का डेफिसिट है, जब एपीसी का साइन हुआ, कैसर साहब ने सही फरमाया, खान साहब तो कंटेनर पे चढ़े हुए थे, खान साहब तो उस वक्त डेली कंटेनर में चढ़ के हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, ट्रस्ट का तो डेफिसिट था। लेकिन जैसे ही वो सान्या हुआ, उन्होंने अपना धरना खत्म किया, वो आके एपीसी के इजलास में बैठ गए। आज कौन सी ऐसी बात है जो आपको रोकती है? जो आपके खान साहब का अमल है, क्या उसके प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करना चाहिए आपकी लीडरशिप को? तो ये थोड़ा सा सियासी तौर पे मैच्योरिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है। मैं जानता हूं, हम देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है नदीम भाई, सियासी लीडरशिप जो आपकी अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है, कभी कोई निकलता है, कभी कोई आ रहा है, एक पार्टी के पैरेलल बॉडी खड़ी होती चली जा रही है, अंजुमन मुतासिरीन तहरीक इंसाफ। आप देखें ना, अभी लेटेस्ट कैजुअल्टी है शेर अफजल, फैसल। तो आप पार्टी के अंदरूनी मामलात के अंदर वो सब लोग जो बाहर जा रहे हैं, वो एक बात कर रहे हैं नदीम भाई कि आपकी सियासी लीडरशिप जो है वो इमेच्योर है, और इमेच्योरिटी का सबूत दे रही है। वो हर बात, हर चीज, हर छोटे बड़े मसले के लिए वो बानी के पास चले जाते हैं, उनके खाते में डाल देते हैं। अच्छा हो तो उनके खाते में, बुरा हो तो उनके खाते में। ये लोग क्या कर रहे हैं फिर? व्हाट इज द लीडरशिप डूइंग? ये बड़ा सवाल है ना। खुदा के वास्ते इस अपील को, इस ऑफर को बिलावल साहब की दोनों हाथों से पकड़े, आए, बैठे, बात करें, जो शराइत है बता दें। हो सकता है हुकूमत आपकी शराइत पूरी कर दे, मुलाकात करवा दे, सब कुछ मुमकिन है। नदीम भाई, बहुत मैं तो समझता हूँ बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू की है इन्होंने कि आपकी क्या काउंटर, आपकी प्रपोजल्स क्या होती है, और बड़ा एक नया सा वर्ड कॉइन किया, अंजुमन मुतासरीन तहरीक इंसाफ। आप तो खुदा ना खासा उस पर शामिल नहीं है ना कुरैशी साहब? नहीं, नदीम भाई नहीं है, नदीम भाई फैसल भाई, शेर भाई इसके लेटेस्ट एडिशन। कुछ पता नहीं चलता है रजा भाई, कुछ पता नहीं चलता। हुजूर, हम तो अंजुमन मुतासरीन हुक्मरानों में शामिल हैं, हम तो हुक्मरानों के मुतासरीन में से हैं। रजा भाई जो है ना, वो अहले जुबान है, तो इन जितनी नास्तैलिक उर्दू तो बोलना बड़ा मुश्किल है। ये आप ही इनको मुकाबला दे सकते हैं, आप भी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं। देखिए, एक चीज गुजारिश कर दूं सर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे तमाम लोग जो है वो बड़े सीजनड हैं, और चेयरमैन गौहर खान हो और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब हो, और बाकायदा इस पर निशिस्त हुई, और रजा भाई की नजरों से नहीं गुजरी होगी। जैसे ही सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी उस पर इकट्ठी हुई है। हमारी जो लोग शहर से बाहर थे वो वीडियो लिंक के जरिए उसमें शरीक हुए। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में होने वाले खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे पर साइड पर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कोई भी शख्स अगर इस मुल्क से मुखलिस नहीं है, वो फिर अपने आप से भी मुखलिस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं से एग्री करता हूं कुरैशी भाई। अच्छा, मैं जी रजा भाई आप कुछ कह रहे, फिर मैं क्लोज करना है। बहुत अच्छी बात, लेकिन इमरान खान साहब की कंसेंट, उनका मशवरा बहुत ही जरूरी है। वो एक ठीक है, उनकी जेल में होने के बावजूद उनकी गहरी नजर है चीजों पर। पाकिस्तान के चारों सूबों में उस शख्स बस पार्टी पर भी गहरी नजर रखे। पार्टी भी आप लोगों की उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स तो बन रहे हैं ना, उस पर भी गहरी नजर की जरूरत है सर। सवाल पूछ लो नदीम भाई से। जी पूछते, बिल्कुल क्लोज है सर। जी पूछते सर, क्लोजिंग का क्विक जवाब चाहिए होगा। देखें, ये तो बात है ना कि उनको निकाल लाते, शरीक हो जाते बानी, तो बड़ा अच्छा हो जाता। अब मुझे बताएं, जो आपकी एपीसी हो रही है उसमें बानी शरीक होंगे क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जवाब दे दीजिएगा। हाँ, हमारे इख्तियार में तो नहीं है उनको शरीक होना। अगर हमारे इख्तियार में तो वो बिल्कुल शरीक हो, तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं ना उसमें। एपीसी आपकी, फिर आपकी एपीसी भी बेकार है, बकवाल आपकी आर्गुमेंट उनकी बशावत से हो। हमारे पास तो इख्तियार नहीं है ना, ताकत हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, कैसा साहब,
वही मशवरा लेके नदीम भाई कौमी सलामती के इजलास में आ जाए, यही सही तरीका होगा फिर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा साहब, सर गुफ्तगू को समेटिएगा, एक अच्छा मौका है, पॉजिटिव नोट पे इख्तिताम करना चाहूंगा। क्या कहेंगे सर, आपके दो कोलीग्स भी बैठे हुए हैं, कौम भी सुन रही है, लास्ट वर्ड्स कैसा साहब? देखिए ये जो बातचीत हो रही है ना, इससे खुद नतीजा निकल रहा है कि सब चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल निकले। देखिए अगर हमारी हुकूमत पे जो कि मेहनत कर रही है और जो दिन रात लगी हुई है लोगों के मसाइल को हल करने, अगर उसी के ऊपर ही अटैक करते रहेंगे तो मुझे बताइए मुल्क चलेगा क्या? जो भी हुकूमत बनती है उसको जाकर सपोर्ट करना, उसकी अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो लोगों के मफाद में है। तभी देखिए ना हमारा तकालीफ जो है वो दूर, ये जहाँ इनको है, हम कहते हैं हम तो इनको अकोमोडेट कर, ये आएंगे तो अकोमोडेट होंगे ना, अगर आएंगे ही नहीं तो क्या इनकी सूरत हाल बनेगी? वही जो आपने नुक्ता उठाया है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है मुहब्बे पसंद पार्टियां हैं बिल्कुल, और यहाँ ये तरीकाकार अच्छा बन रहा है। आप डिस्कशन कराते हैं ना, कोई राय बन जाती है, कंसेंसस बन जाता है। मीटिंग बहुत जरूरी है, आपस में मिलना, उसी डायलॉग से ही कोई रिजल्ट निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे मैं इख्तिताम करूंगा प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया नवाजिश रजा अरुण साहब आपका, नदीम कुरैशी, कैसर अहमद शेख साहब, आप लोगों ने अच्छी गुफ्तगू की, अपना अपना नुक्ता नज़र रखा, लेकिन सुलझे अंदाज में फिक्र अंगेज गुफ्तगू हुई। और एंड टेक अवे यही है कि डायलॉग डायलॉग डायलॉग, इससे ही मामलात जो गुत्थियां हैं वो सुलझ सकती हैं। प्रोग्राम सचते में इस पहले आपको कैसा लगा? मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपको सबको एडवांस ईद मुबारक। ईद पे हमारे शो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।